Hello everyone, I welcome you all in my channel Decode the Law and topic for today is vicarious liability. So ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से आपका जुडिशरी एंड लॉ एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज वाइकेरियस लाइबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है उसके बिना द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज़ एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट. ओके, सो अगर आप जुडिशरी एंड लॉ के लिए एक साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो what is vicarious liability and what are the points that has been incorporated in this whole concept? I have tried my level best to make a concise format of this concept because sometimes आपको पता नहीं चलता है that कौन सा information छूट जा रहा है. ठीक है, so I have tried my level best to incorporate each and every aspect regarding vicarious liability. Okay, so now let's start with the concept. So vicarious liability ये जो term है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? द इंग्लिश टर्म वाइकर दैट इज़ VICAR, इस टर्म से इसका ओरिजिन हुआ है एंड इसका मतलब है अ पर्सन हु परफॉर्म्स. ओके, सो वाइकेरियस मतलब डन और सफर्ड बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर. मतलब एक इंसान कुछ किया है और सफ़र किया है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. मतलब कोई और इंसान ने कुछ किया है एंड उन्होंने जो काम किया है उसके वजह से आपको सफ़र करना पड़ रहा है. ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वेयर अ मैन मे बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अदर. दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज वाइकेरियस लाइबिलिटी. मतलब जहाँ पर कोई और इंसान ने कुछ गलत काम किया है और रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म किया है उसके वजह से आप लायबल हो सकते हो अगर आप उस इंसान से कोई मतलब लॉफुल तरीके से कनेक्टेड हो, जो काम मतलब आप करवाए हो उससे आप कनेक्टेड हो. ठीक है, सो वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी विच इज़ इनकर्ड फॉर और इंस्टेड ऑफ अदर. ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सो क्या हुआ था ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी जो मास्टर का लाइबिलिटी था इसको नैरो डाउन किया गया था बाय द वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड दैट वाज स्टेटेड इन किंगस्टोन वर्सेस Booth. Okay, BOOTH, Booth. And later on, master was held liable only if he has expressly authorized or commanded or agreed or ratified that particular wrong. मतलब जहाँ पर एक मास्टर का एक्सप्रेस अथॉरिटी था और कमांड था टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट एंड ओनली वही काम करने से उनको लायबल किया जाता था. But this doctrine of vicarious liability gave away between 117 and 118 AD. मतलब after the development to the rule of the master's liability, if an implied command could be inferred from the general authority which he had given to the servant. मतलब जहाँ पर वो एक implied authority दिया होता था एक सर्वेंट को, वहाँ पर भी उसको लायबल किया जाता था. इन ट्यूबरवली वर्सेस स्टैम्प 1697 ये जो केस था यहाँ पर सर जॉन हॉल्ट ने ये बोला था दैट द मास्टर वुड बी लायबल फॉर हिज सर्वेंट्स टॉट इफ़ ही हैड गिवन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी. देन उसके बाद से क्या हुआ, मतलब मास्टर को लायबल किया जाता था इवन इफ़ ही हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी गिवन टू द सर्वेंट. सो पहले था एक्सप्रेस अथॉरिटी, देन उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुआ इम्प्लाइड अथॉरिटी. मतलब दोनों में ही लायबल किया जाना चालू हो गया था. एंड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जो इम्प्लाइड कमांड थ्योरी था एंड दैट वाज डिस्प्लेस्ड बाय द मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ से ही स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो थ्योरी था इसका ओरिजिन हुआ था. सो अकॉर्डिंग टू दैट स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी a master would be liable for his servant's tort if he commits during the course of his employment. We will understand this concept with a case law because this is something which you have to incorporate in your answer. Okay, now let's understand vicarious liability. ये जो whole concept है कैसे इस theory को apply करके किसी इंसान को liable किया जाएगा, मतलब ये operate कैसे होता है. So there are certain essential elements उसको fulfill होने पर ही vicarious liability में किसी इंसान को liable किया जा सकता है. So first we will understand that what are the modes of vicarious liability. Number 1, ratified or authorize the particular act. मतलब when a person authorizes other, मतलब एक इंसान कोई और इंसान को authorize कर रहा है to commit a tort. Suppose Z is a person and Z X को authorize कर रहा है to perform certain acts. Okay? And जो X था X एक ऐसा tort commit कर लेता है
उसके वजह से जो जेड था उनको भी लाइबल किया जाएगा, बिकॉज जेड ने एक्स को अथॉरिटी दिया था टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट। ओके, नाउ अनदर पॉइंट इज दैट लाइबिलिटी बाय अबेटमेंट। सो लाइबिलिटी बाय अबेटमेंट ये एक ऐसा चीज़ है दैट जहाँ पर एक पर्सन ने हु अबेट्स अ tortious act is equally liable with the one who commits the tort. Suppose A is a person and B is another person and B A को बोलता है that आपको कुछ काम करना है and वो करना है C के लिए, मतलब A B को अथॉरिटी देता है कुछ काम परफॉर्म करना है C के लिए, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो काम B परफॉर्म करता है C के लिए, कुछ ऐसा टॉर्टियस एक्ट उसके द्वारा कमिट हो जाता है, उससे C को डैमेज पहुंचता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम A एंड B को इक्वली लाइबल किया जाएगा उस काम को कमिट करने के लिए, बिकॉज A B को एबेट किया था उस काम को करने के लिए। सो दैट्स वाई A एंड B विल बी इक्वली लाइबल। ओके, now let's come to another concept, that is liability by special relations. So what is liability by special relation? Suppose where the wrongdoer of the wrongful act and the person sought to be responsible and related to each other in a special way. मतलब एक स्पेशल वे में एक इंसान को लाइबल किया जा सकता है एक रॉन्ग जहाँ पर कमिट हुआ है उस पर्सन के द्वारा जिसको अथोराइज किया गया था। लाइबिलिटी बाय स्पेशल रिलेशनशिप एम्ब्रेसेस द मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सपोज एक मास्टर है एंड एक सर्वेंट है। सो मास्टर अथोराइज करता है सर्वेंट को एक काम करने के लिए एंड सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक काम करता है। काम करने से किसी और, सपोज जेड इज़ अ पर्सन, ओके, जेड को कुछ डैमेज कॉज करता है, सर्वेंट ने ऐसा काम करता है जेड को डैमेज कॉज होता है एंड यहाँ पर क्या होगा, मास्टर भी लाइबल होंगे बिकॉज मास्टर ने सर्वेंट को अथोराइज किया था टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्ट। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। नाउ लेट्स कम टू द मैक्सिम। जो मैक्सिम ये जो कंसेप्ट है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, इसको डिफाइन करता है और एक्सप्लेन करता है। नंबर 1 इज़ दैट क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू अदर acts himself. And second maxim is that respondent superior. So respondent superior इसका मतलब है superior must be responsible or let the principal answer. मतलब जो principal है, for example that master servant a special relation, master is liable for any act done by the servant during the course of his employment. So during the course of his employment servant जो काम करता है उसके लिए master भी liable रहेगा। So यहाँ पर क्या होता है that सुपीरियर पर्सन कौन है, मास्टर, इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल और मास्टर जो सुपीरियर इंसान है वही लाइबल रहेगा एंड दैट पर्सन विल बी आंसरेबल टू द पर्सन हु हैज़ सस्टेन एनी काइंड ऑफ डैमेजेस। ओके, सो ये जो मैक्सिम है दैट क्वी फैसिट पर एलियनम फैसिट पर से, ये जो मैक्सिम है इसका 3 एक्सेप्शन बताया गया है। सो पहले इस मैक्सिम को समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज एक्स एंगेजेस वाई एज ड्राइवर, मतलब एक्स वाई को एम्प्लॉय किया है एज ड्राइवर। वाई क्या करता है, नेग्लिजेंटली जेड को टक्कर मार देता है। हियर द एक्स विल बी लाइबल टू जेड बिकॉज वाई हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाई एक्स। सो वाई को किसने एम्प्लॉय किया था, एक्स ने एम्प्लॉय किया था, राइट। सो वाई ने जो किया है उसके वजह से एक्स भी लाइबल रहेगा। नाउ लेट्स हैव अ केस लॉ दैट इज़ मॉर्गन्स वर्सेस लॉन्चबेरी एंड अदर्स 1972 का ये केस है। यहाँ पर ये बोला गया था दैट लॉर्ड विस्काउंट ने बोला था, जो ये मैक्सिम बताया गया है इसके ऊपर ही जो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है इसका फाउंडेशनल बेस है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस मैक्सिम। सो नंबर 1 इज़ दैट इफ़ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स एज एजेंट for non-existing principal, the agent himself is liable. Suppose एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कोई एजेंट ने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मेरा जो प्रिंसिपल है मुझे अथोराइज किया है टू परफॉर्म दिस एक्ट, बल्कि वहाँ पर कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो फ्रॉड्यूलेंटली मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करता है खुद को जैसे कि दैट कोई प्रिंसिपल ने उसको अथोराइज किया है टू परफॉर्म दैट एक्ट, बल्कि कोई भी प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एजेंट है वही खुद लाइबल रहेगा जो काम वो परफॉर्म किया है। नंबर 2 इज़ दैट इफ़ द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी
एंड उसके बावजूद भी वो काम करता है, उसको मतलब कोई अथॉरिटी दिया नहीं गया है प्रिंसिपल के द्वारा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिंसिपल इज़ एग्जिस्टिंग, मतलब प्रिंसिपल मौजूद है एंड प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई भी अथॉरिटी नहीं दिया है टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट। सपोज़ आप मेरे एजेंट हो एंड आपको मैं अथोराइज नहीं किया हूँ टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स टूवर्ड्स मिस्टर एक्स, एंड आप क्या करते हो, आप बोलते हो दैट मैं आपको अथॉरिटी दिया हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी लायबल बिकॉज मैं आपको अथोराइज नहीं किया था, राइट। एंड थर्ड वन इज़ दैट जहाँ पर प्रिंसिपल का डेथ हो गया है और प्रिंसिपल कोई लूनाटिक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एजेंट है वो काम करता है, वो एजेंट लायबल रहेगा, ठीक है। द अनदर मैक्सिम दैट इज़ रिस्पोंडेंट सुपीरियर, दैट जो सुपीरियर इंसान है वो लायबल रहेगा, ये बोलता है दैट इफ़ अ सर्वेंट और एजेंट causes any kind of injury due to negligence to a third party while acting for the master और प्रिंसिपल, मतलब जहाँ पर सर्वेंट और एजेंट कोई ऐसा काम करता है उसके वजह से कोई थर्ड पार्टी को इंजरी पहुँचता है एंड वो काम कर रहा था फॉर हिज मास्टर और प्रिंसिपल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मास्टर डेफिनेटली लायबल रहेगा। नाउ देर आर टू रीजन्स फॉर दिस मैक्सिम। नंबर वन इज दैट द डिफ़िकल्टी ऑफ प्रूविंग द एक्चुअल अथॉरिटी। समटाइम्स क्या हो जाता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रूव करना दैट किसका एक्चुअली अथॉरिटी था टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्ट, ओके। एंड नंबर टू इज़ दैट द मास्टर एंड प्रिंसिपल यूजुअली विल बी फिनेंशियली केपेबल ऑफ बियरिंग द बर्डन। जो मास्टर और प्रिंसिपल होते हैं उनके पास एक मतलब हाई परचेजिंग पावर रहता है, वो सुपीरियर इंसान होता है, मतलब उनके पास मनी पावर सब कुछ रहता है, वो मतलब कंपेंसेट कर सकते हैं किसी को कॉस्ट देकर। सो दैट्स वाई मास्टर और प्रिंसिपल को लायबल किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फिनेंशियली केपेबल, ओके। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। इस मैक्सिम को सपोर्ट करते हुए एक केस लॉ को देख लेते हैं, दैट इज़ फॉरवेल वर्सेस बॉस्टन एंड वर्कस्टर रेलवे कंपनी 1882। दैट ये जो रूल है रिस्पोंडेंट सुपीरियर का, दैट इज़ ऑब्वियसली फाउंडेड ऑन द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ सोशल ड्यूटी। सो सोशल ड्यूटी जो होता है, मतलब जहाँ पर एक लॉस हुआ है उस लॉस को भरपाई करने के लिए आपको तो कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा, राइट। सो जो इंसान ने डैमेज सस्टेन की है उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये एक सोशल ड्यूटी के अंदर आता है। सो दैट्स वाई इस केस में ये बोला गया था दैट दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन हायर सोशल ड्यूटी। Now let's come to another point, that is vicarious liability due to public policy. So modern time में क्या होता है, that doctrine of vicarious liability is justified on expediency and public policy. Now let's understand the concept of vicarious liability under the following heads. Number one is that principal and agent. Number two, firm and partners. Number three, master and servant. And number four, independent contractor. सो नंबर वन दैट इज़ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जहाँ पर प्रिंसिपल एक एजेंट को एम्प्लॉय करते हैं एंड उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है दैट टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स ऑन हिज बिहाफ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एजेंट लायबल रहेंगे अगर कुछ डैमेज कॉज हो जाए उनके वो काम परफॉर्म करने से कोई थर्ड पर्सन को, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंसिपल विल हेल्प लायबल। सो इसको सपोर्ट करते हुए एक केस लॉ को समझ लेते हैं। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट केस, आपको जुडिशरी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी, यहाँ पर क्या हुआ था, 1912 का एक केस है। यहाँ पर प्लेंटिव जो था शी वॉज अ विडो एंड शी ओड 2 कॉटेजेस एंड शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द इनकम फ्रॉम हर प्रॉपर्टी। एंड वो क्या करते हैं, एक कंपनी कंसल्टेंट कंपनी था दैट इज़ ग्रे स्मिथ एंड कंपनी, इन लोगों के पास जाकर एक एडवाइस मांगते हैं, ओके। एंड जो मैनेजिंग क्लर्क थे उस कंपनी के, वो एडवाइस देते हैं दैट टू सेल द कॉटेज, वो सजेस्ट करते हैं दैट आप वो कॉटेज को सेल कर दीजिए एंड एक सेल डीड साइन करवा लिया जाता है उस प्लेंटिफ से, ओके। एंड ट्विस्ट क्या है, जो सेल डीड साइन उनसे करवाया जाता है वो एक सेल डीड नहीं था बल्कि एक गिफ्ट डीड था। सो गिफ्ट डीड मतलब क्या, मतलब मैं आपको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट करूँगी तो मुझे क्या कोई कंसिडरेशन और रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं, राइट। सो उनके साथ फ्रॉड होता है, सेल डीड के नाम पर गिफ्ट डीड साइन करवाया जाता है एंड इट वाज हेल्ड इन दैट केस दैट जो कंपनी था, कंपनी का जो ओनर था, उनको लायबल किया गया था एंड उन्होंने ये बोला था दैट उन लोगों को पता नहीं था दैट जो मैनेजिंग क्लर्क है
वो ऐसा फ्रॉड कमिट कर रहा है, कोई भी नॉलेज नहीं था इसके बारे में, बट कोर्ट ने ये बोला दैट बिकॉज यहाँ पर प्रिंसिपल थे ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी एंड एजेंट था वो मैनेजिंग क्लर्क, राइट? सो दैट्स वाई दे विल बी लाइबल। सो जो प्रिंसिपल थे दैट इज़ ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, वो लोग लाइबल रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट दैट इज़ फर्म एंड पार्टनर्स। जो फर्म एंड पार्टनर्स के रिलेशनशिप होते हैं एज लाइक प्रिंसिपल एंड एजेंट, वहाँ पर भी जो काम पार्टनर्स करते हैं फर्म लाइबल रहेंगे। ओके, एंड ये जो पॉइंट है जो सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें बोला गया है। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट दैट इज़ मास्टर एंड सर्वेंट। सो मास्टर एंड सर्वेंट का ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आता है अंडर द मैक्सिमम रिस्पोंडेंट सुपीरियर, बिकॉज रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब जो इंसान सुपीरियर है, फॉर एग्जांपल लाइक मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर यहाँ पर सुपीरियर है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी हु हैज़ सस्टेन डैमेजेस फॉर द एक्ट ऑफ द सर्वेंट। फॉर एग्जांपल सपोज आप मेरे ड्राइवर हो, आपको मैंने एम्प्लॉय किया है एंड आप मेरे गाड़ी को निकालते वक्त मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मेरा जो पड़ोसी है उनके गाड़ी को ठोक देते हो, ठीक है? At that point of time I will also be liable. Okay, now let's come to another additional point. ये पॉइंट को समझते हैं। आपको न्यूज़ में भी एक केस देखने को मिल जाएगा दैट जो डिजीज़ पर जो इंसान के डेथ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस पैंडेमिक सिचुएशन, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया है एंड वो लोग गुस्से में आके क्या करते हैं, हॉस्पिटल को एंड डॉक्टर्स को मतलब तोड़ने लग जाते हैं एंड ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको समझते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। सो एक केस लॉ था दैट इज़ कैसिडी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, 1951 का ये जो केस था। यहाँ पर क्या हुआ था, द प्लेंटिफ एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, द सर्जन कंडक्टेड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अदर स्टाफ। जो सर्जन थे वो एक ऑपरेशन किए थे। द स्टाफ बैंडेज द हैंड ऑफ द प्लेंटिफ टू अ स्प्लिंट। स्प्लिंट मतलब एक वुड पीस ऑफ वुड था, उसको सपोर्ट देके उनके हाथ को बैंडेज किया गया था। एंड आफ्टर दैट द प्लेंटिफ मेड रिपोर्ट टू द स्टाफ एंड द डॉक्टर दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन इन द हैंड। उन्होंने मतलब बताए थे, रिपोर्ट किए थे स्टाफ को एंड डॉक्टर को दैट उनके हाथों में एक सीवियर पेन हो रहा है, बट द डॉक्टर एंड स्टाफ जो थे वो लोग कुछ अटेंशन नहीं दिए थे उनको। एंड आफ्टर 14 डेज जब उनके हाथों का वो बैंडेज हटाया गया, रिमूव किया गया, तब देखा गया था दैट उनका 4 फिंगर्स जो 4 उंगली थे वो एकदम यूजलेस हो चुके थे एंड स्टिफ हो गया था। एंड द प्लेंटिफ सूट द डिफेंडेंट्स फॉर डैमेजेस। प्लेंटिफ एक सूट फाइल कर दिए थे डिफेंडेंट के खिलाफ एंड इट वाज हेल्ड इन दैट केस दैट जो हॉस्पिटल अथॉरिटी होते हैं वो लोग मतलब ड्यूटी बाउंड होते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर पेशेंट्स and their liability is both like secondary as well as vicarious, and it was held by the court that defendant were held liable for the wrong acts committed by their surgeon and their staff. Defendants जो hospital authority थे वो लोग liable रहेंगे। So the main thing is that अगर ऐसा कुछ situation arise हो जाए देन विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस, मतलब जो लोग ऐसा हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को मारने लग जाते हैं, हॉस्पिटल को तोड़ने लग जाते हैं, बहुत ही शर्मनाक काम करते हैं, उसके बदले में आप कोर्ट चाहिए एक सूट फाइल कर दीजिए, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में डिफरेंस क्या होता है? सो आई हैव मेड एन डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग रेलन वर्सेस फ्लेचर। वहाँ पर भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है एंड आई हैव डिस्कस्ड इन अ डिटेल्ड मैनर, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सर्वेंट इज़ अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब सर्वेंट मास्टर की कंट्रोल में, इंस्ट्रक्शन में और सुपरविजन पर काम करते हैं। whereas independent contractor is not under the control और supervision of the employer। independent contractor जो होते हैं वो लोग under the control of supervision of the employer काम नहीं करते हैं, ठीक है। Now let's understand the concept with the help of case law। So first very important case law is that Limpus versus London General Omnibus Company। 1856 का ये केस है जहाँ पर बताया गया था
दैट ड्यू टू विलफुल रॉन्ग ऑफ अ सर्वेंट, मतलब विलफुल रॉन्ग अगर कुछ कमिट कर दे एक सर्वेंट ने, वहाँ पर क्या जो मास्टर है वो लोग लाइबल रहेंगे। सो क्या हुआ था दैट ड्राइवर ऑफ अ डिफेंडेंट्स कंपनी ओमनीबस, मतलब जो डिफेंडेंट थे वो एक ड्राइवर थे, एक लंदन ओमनीबस कंपनी थे उसके ड्राइवर थे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट ड्राइवर थे इस बस को चला रहे थे, ड्राइवर रेस करने लग जाते हैं और बसेस को आगे जाने से रोकने के लिए। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है दैट जो काम ड्राइवर ने परफॉर्म किया है दैट वाज नॉट इनकन्सिस्टेंट विथ हिज एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये उस बस को चला रहे थे, ही वॉज अंडर द एम्प्लॉयमेंट, राइट। एंड स्पेशली जब वो मतलब ऐसे सोच रहे थे दैट जो और बस है उसको आगे जाने से मुझे रोकना है एंड रेस कर रहे थे, तब एक विलफुल कंडक्ट शो हुआ एंड उसके वजह से जो कंपनी था, ठीक है, कंपनी को लायबल किया गया था, बिकॉज द मेन पॉइंट इज दैट ही वॉज एक्टिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ओके, and another important case regarding during the course of employment is that State Bank of India versus Shama Devi, ये केस भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर केस लॉ दैट इज प्रिस्टली वर्सेस फॉउलर। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट केस जहाँ पर कॉमन एम्प्लॉयमेंट जो है उसके बारे में बात किया गया था। सो इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ एलिस्ड दैट ही वॉज डायरेक्टेड बाय द डिफेंडेंट हिज एम्प्लॉयर, मतलब डिफेंडेंट एक मास्टर थे एंड वो एम्प्लॉय किए थे प्लेंटिफ को टू गो इन अ वैन कंडक्टेड बाय अनदर सर्वेंट, जो एक वैन था उस वैन में जाके बैठने के लिए एंड वो कंडक्ट कर रहे थे एक और सर्वेंट ने, एंड द वैन बीइंग इन अ अनसेफ कंडीशन, एंड जो वैन था वो एक अनसेफ कंडीशन में थे एंड ओवरलोडेड था, ठीक है, एंड इट वॉज ब्रोक डाउन एंड द प्लेंटिफ थाई वॉज फ्रैक्चर्ड, प्लेंटिफ का थाई फ्रैक्चर हो गया था जब वो वैन ब्रेक डाउन हो गया था। एंड यहाँ पर सर्वेंट ने एक केस कर दिया था उनके मास्टर के खिलाफ। ओके, एंड कोर्ट ने ये बोला था दैट जो सर्विस देने के लिए बोला जा रहा था इट वॉज एक्सेप्टेड बाय द सर्वेंट, एंड वो कंसेंट भी दिए थे ये रिस्क उठाने के लिए, मतलब जब उनको बोला जा रहा था दैट टू गो इनसाइड द वैन तब तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकते थे, राइट, वो रिफ्यूज़ नहीं किए, दैट मीन्स वो कंसेंट दिए है टू टेक द रिस्क। ओके, सो दैट्स वाई जो मास्टर थे वो लायबल नहीं हुए थे। सो आई होप यू हैव गॉट द क्लियर कंसेप्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।